तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चर में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चंस बात करेंगे जो एग्जाम में आए। ठीक है, वो फालतू क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, एक महीने पेपर ईमानदारी से वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा हो। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन वो पढ़िए जो एग्जाम में आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब की बार 90+5 जो 95% मैंने यहाँ पर लिखा है 100% अचीव कराने में आपकी मदद करूंगा। पूरी जोर जान जितना मैं सब लगा दूंगा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देने के लिए। बस आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट देखिए, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको तैयार करके एग्जाम में जाइए। मैंने छोटा सा टारगेट, स्मॉल टारगेट रखा है 2 लाइक। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि 2 के लाइक पहुँच जाए, पहुँच ही नहीं पाता है। आप जो भी हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आप लाइक नहीं करते होंगे, सही बात है। आपको अच्छा लगेगा तभी तो लाइक करेंगे, जो भी दिक्कत हो। लेकिन मैं आपसे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2000 लाइक आप हमें किसी न किसी कीमत पे एक बार पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये देख के आप खुश हो जाएंगे कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है, कह रहा है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे डेली तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि उत्तर में कैसे लिखेंगे आप। कि अधात्विक खनिज की मुख्य विशेषता यह है कि इसके गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। यह सामान्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स, भ्रमक और चूना पत्थर। ये महत्वपूर्ण धात्विक खनिज हैं। ठीक है, अगर इतना खूबसूरत से आप लिखते हैं ये पॉइंट, जैसे जो भी मेन पॉइंट मैंने ब्लैक से लिख दिया वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अंडरलाइन भी नीचे अगर करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर का फोकस इस पे जाए। तब जाके अधात्विक खनिज किससे कहते हैं भी आप जान गए, ऐसे 2 खनिजों के नाम भी आपने जान गया। ठीक है, तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है आप लोग की एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर होता हुआ था। अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेहद अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि देखिए उसमें क्या पूछा था, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। आइए है धात्विक खनिज, धात्विक अधात्विक दोनों में से एक आता है, 100% आता है। ठीक है, आता है, जरूर आता है, इसलिए मैंने दोनों साथ ही मेरे को बता दिया आप लोगों को कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो अब देखिए धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वे खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिसमें लोहे के अंश पाए जाएंगे समझिए कि वो क्या है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन धात्विक खनिज है। लौहांश पाए जाने के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 भाग, पहला लौह खनिज, लौह अयस्क मैग्नीज में, और दूसरा अलौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, सीसा और ईटीसी में। ठीक है, तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहा के अंश पाए जाते हैं, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, और अधात्विक खनिज उसे कहते हैं कि जिसके गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, या सामान्यतः जैसे परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, ये आपका धात्विक खनिज होता है या धात्विक खनिज होता है। तो धात्विक अधात्विक के दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, कभी भी किसी कीमत पे याद होके आप जाइए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दोनों में से एक जरूर टपकेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर क्लियर हो गया तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, उसे देखने या समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा यह कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखिए। कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखना है। तो चलिए हम बताते हैं कि उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग। कि जातिवाद लोकतंत्र के घातक हैं, जातिवाद लोकतंत्र के क्या हैं, घातक हैं, क्योंकि यह पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय एकता को भंग करती है, और दूसरा यह कि यह समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक होती है। ये जो 2 पॉइंट पूछा हमसे कि 2 कारण लिखिए, तो ये 2 कारण जो है यह लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद होते हैं इसके लिए क्या होते हैं, घातक होती हैं। ये 2 कारण, राष्ट्रीय एकता को भंग करता है यह, और यह समाज की गतिशीलता और विकास में क्या होता है, बाधक होता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को नोट करके ही आपको जाना है, याद करके एग्जाम हॉल में पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर क्लियर हो गया हो तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं आप लोगों को, क्योंकि समय अब नहीं है, 1 महीने ही रह गया है, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा यह कह रहा है कि उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। कह रहा है कि उत्तरदायी शासन के 2 विशेषताएं लिखिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन, तो पहला है संसदीय जवाबदेही और दूसरा है प्रशासनिक नियंत्रण। तो पहला लिखिए संसदीय जवाबदेही में कि लोकतंत्र में सरकारें, संसद,
के प्रति जवाबदेह है। मंत्री अपने निर्णयों तथा विभागों के प्रदर्शन को संसद में रखते हैं। ये आपका संसदीय जवाबदेही में आप लिखेंगे। और दूसरा है प्रशासनिक नियंत्रण। आप प्रशासनिक नियंत्रण में लिखेंगे कि उत्तरदायी शासन में संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है तथा प्रशासन को जवाबदेह बनाती है। तो यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न को तैयार करके ही जाना है, सभी प्रश्नों को तैयार करना है, लेकिन यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं लिखिए। चलिए, अगर ये क्वेश्चन नंबर चौथा अगर आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां बेहद अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है कि राजनीतिक सुधार क्या है। राजनीतिक सुधार क्या है बहुत बार पूछा गया है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में सभी जो सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। तो अब आपको मालूम चल गया कि राजनीतिक सुधार क्या है। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां अगर आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका हो, इसे याद भी कर लीजिएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर, और उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 6वां यह कह रहा है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। कह रहा है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो चलिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। ये जो सब परियोजना है यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना 1, भाखड़ा नागल नदी परियोजना 2, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना 3 और सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना 4। तो इसमें से 3 भी लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया, तो बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, और उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां यह कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कि मृदा अपरदन क्या है। तो देखिए आप उत्तर देंगे, बहुत सिंपल शब्दों में इसे याद कर लेंगे आप, कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियाँ जो है उनके द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है। और क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्लियर हो गया हो, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8वां को देखेंगे और इसे नोट आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए। कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखना है जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जो भूमि निम्नीकरण के लिए क्या हो, उत्तरदायी है। कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए। चलिए, तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि अतिचारण एवं निर्वनीकरण 2 ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। कौन? तो अतिचारण एवं निम्नीकरण। ठीक है, आप याद कर लिए, अतिचारण और एक निम्नीकरण 2 ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जो किसके लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो कोई आपसे पूछे कि कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए, तो कौन कौन से, अतिचारण एवं निम्नीकरण 2 यह मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। आपको याद होना चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां अगर क्लियर हो गया हो, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन होती हैं उनके लिए रोकथाम के लिए क्या हमें उपाय उठाने चाहिए, हमें बताइए। तो चलिए देखिए, आप उत्तर में लिखेंगे कि पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कदम उठाए जा सकते हैं, तो इस स्लिप में मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप समझ सकते हैं। देखिए पहला ये चीज़ कि सीढ़ीदार कृषि की पद्धति का प्रचलन हो, क्योंकि पानी आराम से चले आए नीचे। और कह रहा है दूसरा समुच्चय कृषि का अपनाकर, और तीसरा सोपानी कृषि को बढ़ावा देकर, और चौथा फसलों को पट्टियों में उगाकर, और लास्ट है पर्वतीय ढालों पर वृत्तों की मेखला बनाकर हम क्या कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, इतने कारणों से। चलिए इसे नोट कर लीजिए पॉइंट वाइज, और अपने नोटबुक में लिख कर याद करके आप जाइएगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अगर क्लियर हो गया हो, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 10 यह कह रहा है कि भारत की किन्हीं 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। कह रहा है कि भारत की किन्हीं 2 जल विद्युत परियोजना के नाम लिखिए, हर बार पूछता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भारत की 2 जल विद्युत नदी घाटी परियोजना के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से,
तो भाई पहला एक टिहरी जल विद्युत परियोजना जो कि भागीरथी एवं भिलंगना नदी पे है, दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पे। तो यह दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो जल विद्युत परियोजना, आपको दो याद होना चाहिए किसी कीमत पे। तो पहला आपको याद हो गया टिहरी जल विद्युत परियोजना और दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये दो नाम याद होना चाहिए जो कि भागीरथी एवं भिलंगना नदी पे है, दूसरा दामोदर नदी पे। ठीक है, यह प्रश्न उत्तर 10वां अगर क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि खरीफ फसलों को बोने का समय कौन सा है। चलिए हमें पता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं और उसे बोने का समय कौन सा होता है, तो जानते ही आप लोग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है खरीफ की फसलें जून या जुलाई में बोई जाती है, किसमें आप याद कर लीजिए, जून या जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर या नवंबर में काट ली जाती है। जैसे धान एक खरीफ फसल है, जो धान आप जैसे जानते हैं, ये तो आम बात है, आप लोग जानते हैं कि धान एक खरीफ फसल होती है, उसे बोने या काटने का समय कौन सा होता है, तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर क्लियर हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 12 और बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि भारत की दो नकदी फसलों का उल्लेख कीजिए। भारत की दो नकदी फसल पूछता है तो आप लिख सकते हैं भारत की दो नकली या व्यापारिक फसलें निम्नलिखित है, कौन कौन से, एक गन्ना है और एक चाय है। तो गन्ना और चाय ये जो है नकदी फसल है, आप याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यह बोल रहा है कि भारतीय कृषि के विकास हेतु कोई दो उपाय सुझाइए। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय कृषि के विकास हेतु कोई दो सुझाव उपाय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कोई दो उपाय, उसको हम बताते हैं भारतीय कृषि के विकास के लिए। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के दो उपाय निम्नलिखित है, कौन कौन से। तो पहला लिखेंगे कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्याख्या। ठीक है, तो यह दो उपाय आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला क्या है, सिंचाई की सुविधाओं या वृद्धि में विस्तार, और दूसरा उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्याख्या। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेहद अच्छा क्वेश्चन है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी पूछेगा, अगली बार भी पूछा था यह, कि भारत में हरित क्रांति के दो सफल, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। चलिए तो उत्तर लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के दो उपाय निम्नलिखित हैं, कौन कौन से। तो पहला लिखिए कि किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए, और दूसरा उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यह दो चीज़ आपको भारत में हरित क्रांति के सफल बनाने के दो उपाय हैं कि किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए, और दूसरा उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। आप नोट करके याद करके ही जाइएगा। देखिए मेरा काम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, आपका है समझना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप नोट करके याद करके जाइए। नहीं फंसा तब हमसे आप कहिए कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत बताए हैं, आप उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 यह कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत लिखिए। ठीक है, कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत निम्न हैं, तो कौन कौन से स्रोत लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत निम्न है, कौन कौन, एक सौर ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा। ठीक है, यह जो दो स्रोत हैं यह गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो अब तक दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया। अगर 15 क्वेश्चन अगर तैयार करते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन फंसने के चांसेस है, क्योंकि इतने मोस्ट में करा रहा हूँ कि इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आएगा भी तो अधिक से अधिक 4-5 बाहर कट जाएगा, लेकिन और कुछ सब तो अइबे करेगा, 5-7 गो अइबे करेगा, तो बहुत है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि अब वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।